अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस का 15 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, डबल एंड इटरेटेड इंटीग्रल्स ओवर द रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले हम डबल इंटीग्रल्स को डिस्कस करते हैं। वी बिगिन आवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय कंसीडरिंग द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द प्लेनर और रेक्टेंगल। कि हमने एक सिंपलेस्ट टाइप का एक प्लेनर कंसीडर किया जो कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है। वो कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई डिफाइंड ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन आर। हमने कंसीडर कर लिया कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई है जो इस रीजन पर क्या है, डिफाइंड है। और ये जो रीजन आर है इसमें जो एक्स है वो बाउंड है ए बी के दरमियान और जो वाई है वो सी और डी के दरमियान बाउंड है। वी सब डिवाइड आर इनटू स्मॉल रेक्टेंगल यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कि हम क्या करेंगे, इस रीजन को एक नेटवर्क ऑफ लाइंस यानी कि एक लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इन लाइंस की मदद से इस पूरे रीजन को क्या कर देंगे, एज स्मॉल रेक्टेंगल्स में क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। द लाइंस डिवाइड आर इनटू एन रेक्टेंगल पीसेस। वही चीज कि जो रीजन आर है, ये जो लाइंस है, नेटवर्क ऑफ लाइंस है, इसको एन रेक्टेंगल्स में के पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। Where number of such pieces n gets large as the width and height of the pieces gets small। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो सारी रेक्टेंगल्स है, इसके अगर हम विड्थ और क्या कर देंगे, हाइट को कम कर देंगे, तो पहले क्या थी, n पार्टीशन थी, तो तब क्या बन जाएगी, जब हम इसकी लेंथ और विड्थ कम करने का मतलब ये है कि हम इसमें ऑल लाइंस जो है वो डाल देंगे। जब हम ऑल लाइंस डाल देंगे तो इसकी डेफिनेटली लेंथ और विड्थ क्या होती जाएगी, कम। अगर कम हो गई तो वो क्या होगा कि पहले कितनी थी, एन पार्टीशन थी, तो तब क्या बनेगा, जब हम इसकी लेंथ और विड्थ कम करेंगे तो और ज्यादा पार्टीशन बन जाएगी, यानी कि एन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा जो ही हम रेक्टेंगल्स की विड्थ और हाइट को क्या कर दे जाएंगे, जीरो को अप्रोच करवाते जाएंगे, सॉरी। अच्छा, इसके बाद दीज रेक्टेंगल्स फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ आर। ये जो रेक्टेंगल्स है ये इस रीजन आर की क्या करती है, पार्टीशन करती है। अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पीस ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई हैज एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वाई। यानी कि ये इस रीजन में कोई भी एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया जो होगा डेल्टा ए, उसको हम किस तरह से करेंगे, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वाई। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है ये इसकी विड्थ है और जो डेल्टा वाई इसकी क्या है, हाइट है। If we number the small pieces partitions are in some order, then their areas are given by A1, A2, AN तक जाएगा। यानी कि ये जो पार्टीशंस है इनको हम नंबरिंग दे दें, यानी कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो क्या होगा कि इनके एरियाज, यानी कि ये इसको नंबर 1 का तो इसका एरिया A1 होगा, इसको नंबर 2 का तो इसका एरिया A2 होगा, तो ये AN तक चला जाएगा। इनके एरियाज को इस तरह लिखा जा सकता है, where AK is the area of the kth small रेक्टेंगल। यानी कि यहाँ पर कोई एक केथ रेक्टेंगल्स है तो इसका जो एरिया होगा वो डेफिनेटली एक होगा। टू फॉर्म रिमान सम ओवर आर, यानी कि इन तमाम के रिमान सम बनाने के लिए हमें क्या करते हैं कि वो चूज अ पॉइंट डेल्टा एक्स के एंड वाई के। हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस केथ रेक्टेंगल में और क्या करते हैं, इन द केस स्मॉल रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ एफ एट दैट पॉइंट एंड एरिया एंड एड टुगेदर द प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं कि जो हमने कंसीडर किया है इस केथ रेक्टेंगल में पॉइंट, उस पर फंक्शन की वैल्यू और इसके एरिया को मल्टीप्लाई करके उनको क्या कर देंगे, सम के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ये किसको शो करवा रहा है, ये इन तमाम एरियाज के रिमान सम को शो करवा रहा है। के फ्रॉम 1 टू एन है, यानी कि ये क्या, अगर हम के जगह 1 डालें तो एफ ऑफ x1 y1 डेल्टा a1, इसका मतलब क्या होगा कि रिमान सम ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल, इसी तरह रिमान सम ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारा है ये किसका रिमान सम है, इस पूरे रीजन आर का रिमान सम है। इसके बाद we interested in what happened to these Riemann sum as width and height of the small rectangle in the partition of R approaches to 0। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ये जो रिमान सम होगा, ये जो हमने कंसीडर किया है,
ये क्या होगा कि जब हम इनके ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं इनकी हाइट और विड्थ अप्रोच करवा दे जीरो को। अब अप्रोच करवा दे जीरो से, अप्रोच ये मुराद ये है, जीरो से को अप्रोच करवाने की मुराद ये है कि हम इनकी विड्थ और हाइट जो है मजीद छोटी कर दें। छोटी करने का मतलब ये है कि हम उसमें मजीद जो है ये जो रेक्टेंगल ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ऐड कर देंगे तो ये इनकी विड्थ और लाइट और मजीद कम हो जाते हैं। तो तब इसका रिवर्स सम क्या होगा ये हम आगे देखते हैं। अब यहां से आगे द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P, ये जो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P, रिटर्न नॉर्म ऑफ P इज द लार्जेस्ट विड्थ और हाइट ऑफ एनी रेक्टेंगल इन द पार्टीशन। यानी कि कोई भी एक रेक्टेंगल है उसका सबसे बड़ी विड्थ और हाइट को क्या कहते हैं, पार्टीशन नॉर्म कहते हैं। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन यानी कि कोई भी यहाँ पर रेक्टेंगल हो सकती है, उसकी जो हाइट और विड्थ है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो पार्टीशन, वो जो रेक्टेंगल है वो क्या है, नॉर्म है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसीडर कर लिया कि जो नॉर्म है ना वो इक्वल टू 0.1 है, 0.1 है। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसका नॉर्म 0.1 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वो मैक्सिमम, ये वो रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम है विड्थ और हाइट, यानी कि कोई दूसरी ऐसी नहीं है जिसका इससे ज्यादा हो, ठीक है। ये मैक्सिमम इसकी विड्थ और हाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि नॉर्म 0.1 के मतलब है, इसका मतलब बाकी तमाम जो रेक्टेंगल्स होंगी उनके विड्थ और हाइट ज्यादा से ज्यादा होंगी कि इसके बराबर हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक हो गया। इसके बाद सम टाइम रिमॉन सम कन्वर्जेस एज P गोज टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो निर्माण सम है ये कन्वर्ज करेगा, यानी कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी जब क्या करेगा कि नॉर्म अप्रोच कर जाएगा 0 को। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि इसी रिमार्क सम को हम लिख सकते हैं कि ये नॉर्म P अप्रोच करेगा 0 को, समीशन के फ्रॉम 1 to n f of x के y के डेल्टा a के है। अब यहां पर देखें कि एज जो हमारे पास नॉर्म था अप्रोच करेगा 0 को, द रेक्टेंगल गेट्स नैरो एंड शॉर्ट। ये जो रेक्टेंगल्स हैं वो मजीद शॉर्ट और नैरो हो जाएंगी, यानी कि तंग और शॉर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, नॉर्म का मतलब क्या है, अप्रोच करेगा 0 को, मतलब विड्थ और हाइट हमने अप्रोच करवा दी 0 को, यानी कि और भी लाइन यहाँ पर जो है वो हमने ऐड कर ली है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये मजीद शॉर्ट और नैरो हो गई है रेक्टेंगल्स। ओके हो गया, तो यही बात उसने कही है। इसके बाद तो अब जो क्योंकि मजीद शॉर्ट हो गई है, पहले कितनी थी n पार्टिकल, तो हमने उसमें और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें ऐड की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि n अप्रोच कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी को। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी के फ्रॉम 1 to n f of x के जब क्या होगा कि ये जो नॉर्म है वो अप्रोच करेगी 0 को। और ये अब यहाँ पर देखें कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका जो विड्थ और हाइट है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो डेफिनेटली इसका एरिया भी डेफिनेटली अप्रोच करेगा 0 को। तो क्योंकि हमारे पास kth हमने रेक्टेंगल ली हुई है तो उसका जो विड्थ और उसका नॉर्म यानी कि विड्थ और हाइट वो अप्रोच कर रहा है 0 को। इसका मतलब उसका जो एरिया होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा, और यहाँ पर जो n है वो अप्रोच करेगी किसको, इन्फिनिटी को। इसके बाद अब ये जो चीज है, ये वाली चीज यानी कि ये जो रिमॉन सम है इसको हम डबल इंटीग्रल के तौर पर लिख सकते हैं, यानी कि रीजन R f of x and y dA, यानी कि ये जो चीज है इसके बराबर है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो dA है इसका मतलब dx dy, यानी कि dx और dy का मतलब क्या था, अब एरिया डेल्टा A का क्या था हमारे पास, डेल्टा x डेल्टा y। अब हमने A ले लिया, इसका मतलब क्या होगा कि dx से dy है। ओके हो गया एरिया, यानी कि जो x में चेंज होगा y में चेंज होगा। तो वही चीज हमने इस तरह, यानी कि इस सारी चीज को हम रिमॉन सम को इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शो क्या करवा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ f ओवर रीजन R। अब ये जो डबल इंटीग्रल है ये क्या अच्छा, इसके बाद ये डबल इंटीग्रल एज वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखें कि when f of x and y is a positive function over the rectangular region R in the xy plane, we may interpret double integral of f over R।
द वॉल्यूम ऑफ द थ्री डायमेंशनल सॉलिड रीजन। अब ये जो हमने डिफाइन किया है तो ये किसको शो कर रहा है, ये थ्री डायमेंशनल में किसी सॉलिड रीजन के वॉल्यूम को शो करवा रहा है। अगर हमारा जो हमारा फंक्शन है पॉजिटिव फंक्शन है ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन और एक्स वाई प्लेन में एक रीजन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये जो हमने डिफाइन किया ये किसको शो करवाएगा, उसके किसके वॉल्यूम को। ठीक है, ये किसी थ्री डायमेंशनल सॉलिड रीजन के क्या करवाएगा, वॉल्यूम को शो करेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रिमॉल सब है इसके इक्वल था, इज द सम ऑफ द वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स अप्रोक्सीमेट द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सॉलिड स्टैंड डायरेक्टली अबव डेल्टा बेस डेल्टा ए के। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा रीजन है इसको हमने इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स में तकसीम कर दिया है, डिवाइड कर लिया। अब ये जो इसका जो है ना भाई वॉल्यूम, इसका सिर्फ इस बॉक्स है वॉल्यूम, इसको कौन शो करवा रहा है, ये। तो जब हम इसके जो है वो हम पूरे रीजन में इस तरह के तमाम बॉक्सेस बना देंगे, यानी कि इसके मजीद इस तरह के बॉक्सेस बना देंगे, तो जब हम उनको सब करेंगे तो वो क्या करवाएगा, इस पूरे रीजन का क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इस तरह के बॉक्सेस कितने बनाएंगे, एन, यानी कि एन अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को, और जो रिमॉल सब हमने लिया था इसका वो उसका समीशन वो क्या किसके इक्वल होता है, इसके डबल इंटीग्रल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमने एक्सप्रेशन देखी थी ये किसके इक्वल है, ये वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड रीजन है और इन थ्री डायमेंशनल, तो ये इसके वॉल्यूम को शो करता है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जब एन इंक्रीज करेगा रिमॉल सब अप्रोक्सीमेट अप्रोच द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन। इसका मतलब यह है कि जो ही जो हम ये जो पार्टीशन हमने की है इसमें मजीद इजाफा करते जाएंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मजीद एक्यूरेट होता हुआ मिलता जाएगा, मजीद उसमें बेहतरी आती जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका लेक्चर जो अगर थ्योरी कंप्लीट हुई। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है हम करते हैं। इसके बाद फॉबिनीज थ्योरम फॉर द कैलकुलेटेड डबल इंटीग्रल। सपोज टू विश द कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर हम ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके नीचे हम ये वॉल्यूम जो है वो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या है, ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन जो x है वो 0 to 2 है और जो y है वो 0 to 1 है, यानी कि जो x है ये जाओ x एक्सेस है 0 to 2 है और ये जो y एक्सेस है 0 to 1 है in the xy plane. If we method apply the slicing from section 6.1 with slices perpendicular to x axis, अगर हम ये जो हमने चैप्टर नंबर 6.1 किया था उसकी बात हो रही है, उसमें वो स्लाइस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, यानी कि उसकी स्लाइसेस बना लेते थे थोड़ी छोटी छोटी और उनको फिर हम उस पर जो है वो इंटीग्रल अप्लाई करके वहां से उसका क्या कर लेते थे, डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि विद स्लाइसेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये जो स्लाइसेस है ना ये किसके है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, तो देन द वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा एक्स जो है उसकी लिमिट क्या है 0 से 2 तक और एरिया ऑफ दैट स्लाइस इन टू डी ऑफ एक्स। तो ये किसका होगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसके नीचे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या इसको क्या, अब ये जो एरिया है, अब यहाँ इसका मतलब ये जो स्लाइस है इसका एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका जो एरिया होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, y जो है वो 0 से 1 तक है। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको मजीद समझाता चलूं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस अलॉन्ग ले रहे हैं ना इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इस स्लाइसेस को मतलब इस पूरे रीजन को स्लाइसेस में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, फिर उसके पर इंटीग्रल लगाकर हम इसका पूरा वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात रही इसके जो एरिया है ये कैसे फाइंड करना है, तो एरिया इसका फाइंड करेंगे किस तरह से, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हाँ, तो ये 4 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई जो है वो 0 से 1 तक उसकी है लिमिट, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है वो इसकी जो वैल्यू है इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस पूरे रीजन के
नीचे जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट किया, वो इक्वल है किसके 5 की। क्वेश्चन है इसको हम क्या कहते हैं, इटरेटेड या रिपीटेड इंटीग्रल। सेज द वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग रेस्पेक्ट टू y from y0 to 1 while holding x fixed and integrating the resulting expression in x from 0 to 2. The limits of the integration 0 to 1 are associated with y, so they replaced on the integral closest to the dy. The other limits of the integration 0 to 2 are associated with the variable x, so they are placed on outside of the integral symbol that is paired dx. यानी कि इसी को उसने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, we should have happened if we had calculated the volume by scaling with planes perpendicular to the y axis. अब जो प्लेन है हमारे पास क्या है कि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, यानी कि पहले इस तरह की परपेंडिकुलर टू x एक्सिस था प्लेन हमारा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था, ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस था। अब क्या है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है हमारे पास, जो हमारा जो है वो हमारे पास स्लाइसेस है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। अब जो होगा, पहले क्या था उधर ए एक्स था, तो यहाँ पर क्या होगा ए वाई होगा। ए वाई को कैलकुलेट करने के लिए एक्स की लिमिट जो हो गई 0 से 2 तक होगी और समीशन इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम जो होगा, अब क्योंकि अब यहां पर अगर हम देखें, अब यहां पर अगर गौर करें तो जब हमने कैलकुलेट किया था, क्या जब हमने ए एक्स कैलकुलेट किया था तो जो थी लिमिट्स वो क्या थी वाई की 0 to 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने ए वाई कैलकुलेट किया तो लिमिट किसकी है एक्स की, तो इसको कैलकुलेट कर ले, ये हमारे पास ये आ गया। इसके बाद जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो होगा ना वो इक्वल होगा, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो वाई की लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 इनटू ए वाई इनटू डी वाई इनटू डी वाई हो जाएगा। यानी कि इसके यानी कि ये जो चीज है ना, यानी कि देखें अगर हम, अच्छा ये जो चीज है इसको हम, ये था अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर जब स्लाइस परपेंडिकुलर थी, तो जब होगी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो यहाँ पर वाई की लिमिट्स होगी, यहाँ पर ए वाई होगा और इनटू डी वाई होगा। तो डेफिनेटली हमने यही किया है। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 6 पुट करके, यहाँ से भी 5 निकला। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमने स्लाइसेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की तो तब भी हमारे पास 5 आंसर आया, जब हमने स्लाइसेस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस की तब भी हमारे पास आंसर 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटेग्रल है, अब इस सारे इंटेग्रल को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। पहले क्या था, पहले होगी वाई की लिमिट फिर एक्स की लिमिट, उधर क्या था पहले थी वाई की लिमिट फिर पहले थी एक्स की लिमिट। मतलब क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरम क्या कहेगा कि फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेक्टेंगल R1 ए टू बी तक, इसकी मेन वाई जो है वो सी से डी तक है, तो इसका जो रीजन होगा वो बराबर होगा जब लिमिट होगी सी से डी ए से बी। तो इसको हम इसके इंटेग्रल की लिमिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ए टू बी सी टू डी। अब ये किस तरह है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले पिछले वॉल्यूम में ये पहले था ये बाद में था, इसमें ये पहले है ये बाद में है, तो इसका मतलब दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो यही तो वो कह रहा है कि जो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं रखता, दोनों की इंटीग्रेशन क्या होगी सेम ही होगी। तो इसलिए हम ये जो एक एग्जाम्पल है छोटी सी वो करते हैं। कैलकुलेट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन ओवर रीजन और एफ ऑफ एक्स एंड वाई डी ए फॉर, तो जो है एफ ऑफ एक्स एंड वाई उसने दे दिया है। रीजन जो हमारे पास है वो एक्स की लिमिट्स क्या है 0 से 2 तक, वाई की लिमिट्स क्या है 0 से -1 से 1 तक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने क्या करना है, सबसे पहले कि अगर हम चाहते हैं कि पहले y आए तो क्या होगा, रीजन फ्रॉम -y टू y तक, यानी कि -1 टू y तक 1 तक, फिर होगी x की लिमिट 0 से 2 तक। अब यहाँ पर फंक्शन होगा, अब यहाँ पर क्योंकि x की लिमिट्स है तो पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर dx आएगा इनटू dy, क्योंकि लिमिट्स उसकी पहले आ गई, यानी कि इंटीग्रेशन बाद में उसकी हो जाएगी, पहले इंटीग्रेशन किसकी होगी x की, तो यहाँ पर dx ही लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे वो 400 आएगा। इसके बाद
अगर हम क्या करें कि y की लिमिट्स को पहले ले और -1 से 1 तक ले, तो यहाँ पर क्या आएगा, dy आएगा, क्योंकि ये लिमिट्स किसकी है, y की लिमिट्स है। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी 400 ही आएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो मैटर जो ये जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। इसके बाद अब इसकी ये वॉल्यूम हमें गिवन है, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। एक्स जो है ये, वाई ये है, तो इसको भी आप आसानी से इसको इंटीग्रेट करके इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज का थ्योरिकल लेक्चर। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर को फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।